हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। आज हम जो पोइम पढ़ेंगे उसका टाइटल है माय लास्ट डचेस और इसके राइटर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज के एक पोइट हैं और उनको मेनली एज अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के रूप में जाना जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ड्रामेटिक एंड मोनोलॉग। इसमें एक जो कैरेक्टर है वो पूरी पोइम में बोलता है और जो अदर कैरेक्टर्स हैं दे आर साइलेंट लिसनर्स, यानी वो सुनते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। मोनो और लॉग, इन दोनों शब्दों से मिलकर मोनोलॉग बनता है। मोनो का मतलब होता है वन, लॉग यानी बातचीत। तो जिस पोइम में पूरी पोइम में एक कैरेक्टर बोलता है उसे मोनोलॉग कहते हैं। ये जो पोएम है ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, ड्यूक का कैरेक्टर और डचेस का कैरेक्टर। एक ड्यूक है और उसकी जो डचेस है उसकी हत्या करवा दी जाती है, शी इज मर्डर्ड। और उसकी हत्या क्यों करवाई जाती है और उसका कारण क्या होता है, ये सब हम आज इस पोएम में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है एंड इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फेमस पोएम। सो लिसन टू द वीडियो एंड लेक्चर केयरफुली। Let's start. So let's read the poem. आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। ये जो पोएम है, इस पोएम को पढ़ने से पहले और मैं आपको इस पोएम का बैकग्राउंड और इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो बता देता हूं, जिससे आपको ये पोएम आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इस पोएम को ब्राउनिंग ने 1842 में लिखा था और इसका जो बैकग्राउंड है वो इटालियन टाउन फरारा है और इस टाउन का जो ड्यूक है अल्फोंसो सेकंड जो है वो 5th ड्यूक था फरारा का। और वो जो है उनकी पहली पत्नी जो थी वो शादी के 3 साल के बाद मर गई थी और ऐसा अज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि ही किल्ड और गॉट हर वाइफ मर्डर्ड, यानी या तो उन्होंने खुद उनकी हत्या की या किसी से उन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी। उनकी मृत्यु के बाद वो जो है वो काउंट की बेटी से शादी करना चाहते हैं और इसी विषय में काउंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे वो बात कर रहे हैं और उसी बात के दौरान वो उन्हें और एक तस्वीर दिखाते हैं जो वो कहते हैं कि ये मेरी लास्ट डचेस की तस्वीर है। और ये जो पोएम है, इस पोएम को पढ़ते हुए हमें उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके नेचर के बारे में बहुत सी बातें पता लगती हैं, यानी ड्यूक का कैरेक्टर और नेचर और जो डचेस हैं उनका नेचर जो है वो हमें इसमें पता लगता है। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग रिवील्स द साइकोलॉजी ऑफ द स्पीकर टू द रीडर, यानी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक कैरेक्टर का साइको एनालिसिस करता है, यानी उसकी मनोस्थिति जो है उनके बारे में हमें पता लगता है। ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है बिकॉज इट कंसिस्ट्स एंटायरली ऑफ द वर्ड्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर। इसमें एक ही व्यक्ति जो है वो पूरी पोएम में और वक्ता है, यानी बोलने वाले हैं। तो ये एक मोनोलॉग है, मोनो का मतलब होता है वन, तो एक व्यक्ति इसमें बोलता है और जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। तो इसलिए इस पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है। तो ब्राउनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्राउनिंग जो है वो कौन से एज से बिलोंग करते हैं। वो विक्टोरियन एज के पोइट हैं और वो एक पोइट और प्ले राइट दोनों हैं। 1818 में उनका बर्थ हुआ था और 1889 में उनकी डेथ हुई थी। एंड ही इज रिगार्डेड एज अ मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का जहां भी नाम आता है तो हमें ब्राउनिंग जरूर याद आते हैं, उन्हें मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। तो आइए अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। इसका बैकग्राउंड आपने समझ लिया है, अब हम इसकी जो टेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स नाम की जो बुक है उसमें 1842 में ये पब्लिश हुई थी और उसके बाद इसे ड्रामेटिक रोमांसेस में पब्लिश किया गया था 1863 में। तो ये बातें भी पोएम के बारे में महत्वपूर्ण होती हैं जानना। आइए अब हम पोएम का टेक्स्ट देखते हैं। दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल
लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, आई कॉल दैट पीस ए वंडर. नाउ फ्रॉ पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली ए डे, एंड देयर शी स्टैंड्स. विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर. यहां पे जो ड्यूक हैं वो काउंट के एनवॉय से, यानी काउंट का जो मैसेंजर है जो उनके पास आया है काउंट की बेटी की शादी की बात करने के लिए, उसको वो बता रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं डचेस की. उस तस्वीर को दिखाते हुए वो उस काउंट को कहते हैं, काउंट के मैसेंजर को, दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल. दीवार पे एक तस्वीर बनी हुई है जो डचेस की है, उसकी तरफ इशारा करके वो कहते हैं कि ये डचेस की पेंटिंग है जो मेरी पत्नी थी. लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, ये बिल्कुल जीवित लगती है. आई कॉल दैट पीस ए वंडर, इस तस्वीर को मैं एक वंडर कहता हूं, यानी ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही और यूनिक पिक्चर है. फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली डे. फ्रा पेंडोल्फ एक इमेजिनरी आर्टिस्ट का नाम है जिसने उस तस्वीर को बनाया है. वो कहते हैं कि पूरे दिन में, एक दिन में उन्होंने इस तस्वीर को बनाया. एंड देयर शी स्टैंड्स, विल यू प्लीज सिट एंड लुक एट हर. क्या आप थोड़ी देर बैठकर इस तस्वीर को देखेंगे? तो इससे हमें पता लगता है कि वहां पे दूसरा व्यक्ति मौजूद है. हालांकि दूसरा व्यक्ति बोल नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है, इसीलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं. I said, Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, and seemed as if they would ask me, if they durst, how such a glance came there. अब देखिए एक एक जो शब्द है ड्यूक का, उससे हमें उनके सस्पिशियस नेचर का पता लगता है. वो कहते हैं कि मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम डिजाइन यानी इंटेंशनली जानबूझ करके लिया है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर जो इस तस्वीर को देखता है, पिक्चर्ड काउंटेनेंस यानी इस तस्वीर के चेहरे को देखता है, द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लेंस, और इस तस्वीर के अंदर जो पैशनेट लुक है यानी जो डीप लुक है, इसके चेहरे में जो पैशन है, एक उत्साह है, उसको देख करके जो स्ट्रेंजर्स यानी जो अजनबी लोग होते हैं जो इस चेहरे को देखते हैं, वो बट टू माई सेल्फ द टर्न, वो मेरी तरफ मुड़ते हैं. सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, क्योंकि इस पर्दे को मेरे अलावा और कोई नहीं हटाता है. अब देखिए एक तस्वीर, इतना पजेसिव नेचर है ड्यूक का कि अपनी पत्नी जो कि मर चुकी है उसकी तस्वीर का पर्दा भी सिर्फ वही हटा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हटा सकता है. एंड सीम्ड एज इफ दे वुड आस्क मी, और उनके चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं अजनबियों के कि वो मुझसे पूछना चाहते हैं, इफ दे डस्ट, यदि उनमें साहस हो, यानी ऐसा पूछने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उनके चेहरे पर भाव आते हैं कि वो पूछना चाहते हैं, हाउ सच ए ग्लेंस केम देयर, कि उन इस चेहरे पर ऐसे उत्साह के भाव कैसे आए, ऐसा पैशनेट लुक जो है वो उनकी आंखों में कैसे आया. सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक. स्पॉट ऑफ जॉय यानी जो इस चेहरे के ऊपर खुशी के जो भाव हैं, उसका कारण उसके पति की उपस्थिति नहीं है. यानी ड्यूक कहते हैं कि मेरे कारण से वो इतनी खुश नहीं थी. तो यहां पे हमें पता लगता है कि जो डचेस है उसका नेचर बहुत ही लाइवली एंड गे नेचर था, यानी वो बहुत ही खुश मिजाज और एक वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ लेडी थी. परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्क टू मच. अब शायद वो कहते हैं कि फ्रा पेंडोल्फ जो कि पेंटर हैं, उन्होंने उसकी तारीफ कर दी होगी. उन्होंने कहा होगा कि उनका जो मेंटल है यानी जो लबादा कपड़ा उन्होंने ओढ़ रखा है वो उनकी रिस्ट यानी उनकी जो उनके जो हाथ हैं उनको कुछ ज्यादा कवर किए हुए हैं. और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रॉट. हाफ फ्लश का मतलब है द रेडिश कलर, यानी उनके चेहरे पे जो लालिमा है उसको किसी भी रंग से और पेंट नहीं किया जा सकता है. तो यानी किसी पेंटर ने उसकी तारीफ कर दी होगी, तो इस वजह से उसके चेहरे पर ये और जो ग्लो है, चमक है, वो आई है. सच स्टफ वॉज कर्टसी शी थॉट, वो सोचती थी कि ये चीजें शिष्टाचार होती हैं, कर्टसी होती हैं. एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इसी की वजह से उसके चेहरे पर ये खुशी का भाव आ गया. शी हैड ए हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड. वो कहते हैं, ड्यूक कहता है कि उसका हार्ट जो है वो कितना सरल था, वो बहुत जल्दी ग्लैड यानी खुश हो जाती थी. यानी किसी भी व्यक्ति से वो बहुत ही खुशी से, हंसी से और बात करती थी. टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी वो किसी से भी प्रभावित हो जाती थी.
शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्स ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। जिस चीज को वो देखती थी उसे वो पसंद करती थी और वो हर तरफ देखती थी। अब देखिए यहां पे हमें फिर से डचेस का कैरेक्टर नेचर पता लगता है कि शी वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी एंड शी लाइक्ड एवरीथिंग, मीन्स शी डिड नॉट हैव ईगो। उसके अंदर ईगो नहीं था, इसलिए वो सबको पसंद करती थी। सर इट वॉज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रूपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर। उसके लिए सब कुछ समान था, चाहे मैंने उसके लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया हो, फेवर एट हर ब्रेस्ट, यानी चाहे मैंने उसके लिए, फेवर यहां गिफ्ट के अर्थ में आया है, तो मैं उसके लिए चाहे कोई गिफ्ट लेकर के आऊं, यानी कोई ब्रेसलेट या कुछ जो नेकलेस वगैरह पहनने का, या वेस्ट में ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट, यानी शाम का समय जिस समय सूर्य अस्त होता है, या कोई ऑफिशियस फूल, यानी कोई भी साधारण कर्मचारी अगर चेरी लेकर के आता उसके लिए ऑर्चर्ड से, यानी हमारे बगीचे से, उसके लिए सब समान था। अब देखिए यहां पे हमें पता लगता है कि जो ड्यूक है वो बहुत ही हॉटी काइंड ऑफ पर्सन है, एरोगेंट है। उसे लगता है कि मैं उसे कीमती गिफ्ट दे रहा हूं, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहा हूं, तो उसे मेरे गिफ्ट को ज्यादा महत्व देना चाहिए। द व्हाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, और वो व्हाइट म्यूल खच्चर जिसपे बैठ के वो टेरेस पे घूमती थी, यानी गार्डन के सामने का जो खुला हिस्सा है वहां पे वो घूमती थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, एवरीथिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई हर इन द सिमिलर वे, यानी वो हर चीज की बराबर तारीफ करती थी। और ये बात ड्यूक को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि ड्यूक जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मानता था। और ब्लश एट लिस्ट, या कम से कम वो सब चीजों के लिए खुशी जरूर जाहिर करती थी। शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ, एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 years old नेम विद एनीबडीज गिफ्ट। मेरे गिफ्ट को वो, मेरा गिफ्ट जो कि एक 900 years old व्यक्ति का, ओल्ड नेम वाले व्यक्ति का दिया हुआ गिफ्ट है, यानी 900 साल पुराने घराने वाले व्यक्ति का दिया हुआ गिफ्ट, वो हर किसी के गिफ्ट को वैसा ही मानती थी। अब देखिए यहां पे फिर से हमें पता लगता है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मानता है। हु स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग, ट्राइफलिंग मीन्स फुलिश बिहेवियर, तो उसका ये जो फुलिश बिहेवियर है इसे सही करने के लिए झुकना मुझे पसंद नहीं था। स्टूप का मतलब झुकना। तो अब देखिए वो अपनी पत्नी को समझाने में भी अपनी बेइज्जती महसूस करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हर किसी के गिफ्ट को और अपने पति के गिफ्ट जितना ही महत्व दे। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, यू यहां पे और काउंट के मैसेंजर के लिए आया है, तुम्हारे पास बोलने की कला है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, कि तुम अपनी इच्छा दूसरे को बता सकते हो। एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि तुम्हारी ये बात मुझे नापसंद है, यानी आई डोंट लाइक दैट बिहेवियर ऑफ योर्स। हियर यू मिस और हियर एक्सिड द मार्क, यहां तुम सही नहीं हो या यहां तुम अति कर रहे हो। एक्सिड द मार्क का मतलब हो गया यू आर क्रॉसिंग द लिमिट, यानी यहां पे तुम अपनी सीमा लांग रहे हो। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज। और if she had taken her husband's criticism in a good spirit and allow herself to be taught to behave with others, how to behave with others, यानी अगर वो मेरी बात को मान भी लेती कि दूसरों के साथ कैसे उसे व्यवहार करना चाहिए, instead of coming into conflict with her husband's views and thus making excuse for her frivolous action, यानी उसे अपने जो हरकतें हैं उनसे वो अपने पति की बात मान लेती, उन हरकतों को वो बंद कर देती। इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग हर कंडक्ट शी एक्सेप्टेड द व्यूज ऑफ हर हस्बैंड एंड डिड नॉट ओपनली स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद हिम। और वो अगर ऐसा करती तो वो कहता है कि ये अगर मैं कह भी देता उसको और वो मेरी बात मान भी लेती, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, उसमें भी थोड़ा सा झुकना होता। यानी अगर मैं कहता भी और वो मेरी बात मान भी लेती तो भी ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें भी मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ता, यानी अपने आप को थोड़ा झुकाना पड़ता, तो वो मैं करना नहीं चाहता था। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैं कभी झुकना पसंद नहीं करता हूं। ओह सर शी स्माइल्ड नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। जब भी मैं उसके पास से गुजरता था तब वो मुस्कुराती थी, लेकिन ऐसा कौन था जिसके गुजरने पर वो नहीं मुस्कुराती थी। यानी अब ये बात उसे नापसंद है कि वो मुझे और दूसरे लोगों को एक जैसा ही समझे। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर।
अब यहां पे वो कहता है कि ये चीजें बढ़ती चली गई, यानी उसकी एक जो हरकतें हैं वो बढ़ने लगी, और मैंने कमांड यानी आदेश दिया, एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, सारी हंसी एक साथ ही रुक गई। यानी कहने का मतलब है, नाउ वी मे अज्यूम दैट ही गेव द ऑर्डर्स ऑफ हर मर्डर एंड शी वाज मर्डर्ड, या तो उसे मार दिया गया या उसे कैद कर लिया गया। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और ये देखिए उसकी तस्वीर जैसे वो जिंदा हो। विल प्लीज यू राइज, वी विल मीट द कंपनी बिलो देन। अब वो काउंट के मैसेंजर को कहता है कि चलिए हम नीचे चलते हैं, हमें नीचे लोगों से मिलना है। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डॉवरी विल बी डिसअलाउड। अब देखिए बोलने की वो कह रहा है कि बोलने की कला उसके पास नहीं है, लेकिन कितनी कलात्मक तरीके से वो कहता है कि आपका जो काउंट है उसकी म्यूनिफिसेंस यानी उसकी जेनरोसिटी, उसकी उदारता इस बात की वारंटी देती है कि मैं कोई भी डोवरी की मांग करूंगा उसे वो मना नहीं करेंगे। यहाँ पे वो डोवरी के लिए कह रहे हैं, यानी दहेज के लिए कह रहे हैं कि उसकी कोई भी मांग जो है उसे मना नहीं किया जाएगा। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट, हालांकि मेरा उद्देश्य जो है वो एकमात्र उनकी बेटी से शादी करना है। अब देखिए वो बात को घुमा के कह रहे हैं, लेकिन उनका कहने का अर्थ हम समझते हैं कि वो सिर्फ डोवरी के लिए ही कह रहे हैं। ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, नोटिस नेपच्यून। अब रास्ते में वो उन्हें एक तस्वीर, एक नेपच्यून का जो स्टेचू है वो दिखाते हैं कि चलिए हम देखते हैं। यहाँ रास्ते में उन्हें एक नेपच्यून का स्टेचू दिखाई देता है। वो प्रीशियस स्टेचू है जिसको वो कहते हैं कि टेमिंग ए सी हॉर्स, यानी एक समुद्री घोड़े के ऊपर वो सवार है। दो रेयरिटी, ये बहुत ही रेयर है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। विच क्लॉज ऑफ हिंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, वो कहते हैं कि इट इज अ रेयर एंड प्रीशियस स्टेचू स्पेशली मेड ऑफ ब्रॉन्ज फॉर मी बाय मास्टर ऑफ स्कल्पचर क्लास ऑफ इंसबर्ग, यानी क्लास ऑफ इंसबर्ग जो कि बहुत ही फेमस और स्कल्पचर हैं, उन्होंने मेरे लिए इसे बनाया है। तो क्लास ऑफ इंसबर्ग जो है ये फिर से एक इमेजिनरी स्कल्पचर का नाम है, जो इंसबर्ग ऑस्ट्रियन टाउन है, ऑस्ट्रिया का एक कस्बा है जिसके एक आर्टिस्ट का और नाम उन्होंने लिया है। तो इस तरह से इस पोइम में हमें बहुत सारी चीजें और डचेस के कैरेक्टर और ड्यूक के कैरेक्टर के बारे में देखने को मिलती हैं। नाउ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पोइम आर ऑलवेज वेलकम। आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और इस पोइम से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जिनका आंसर आपको लिख करके और कमेंट करके बताना है। सो थैंक्स अ लॉट।